हेलो स्टूडेंट। तो नागरिक शास्त्र के का जो पहला चैप्टर है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र की का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। आज कुछ पॉइंट के हिसाब से मैं जो उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं, लोकतंत्र की परिभाषा जो मैंने बताया था उसमें कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद रहे हैं। तो उस अपवादों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। आज के कुछ टॉपिक हैं जिनमें प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। जैसे कि जो लोकतंत्र की विशेषता है उसकी ये विशेषता होती है कि प्रमुख जो फैसले लिए जाते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है लोकतंत्र में, ये भी लोकतंत्र की परिभाषा है। और एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, एक मत देने का अधिकार होता है। उसका मोल भी, इसकी कीमत भी एक बराबर होती है, यानी कि वो चाहे गरीब हो या धनी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके वोट का मूल्य एक बराबर होता है। तो लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। कुछ देशों में लोकतंत्र की जो परिभाषा उसमें कुछ विवाद रहे हैं, कुछ अपवाद रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो पहला पॉइंट है इसमें कि जो प्रमुख फैसले होते हैं निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। मतलब कि हम अगर अपने मत से किसी नेता को चुन लेते हैं तो वही प्रमुख फैसला लेगा, यानी कि अब वो फैसला लेने का अधिकार किसको दिया गया है, उस नेता को ही दिया जाएगा। तो मैं आप एक उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के उस समय जो जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, तो अक्टूबर 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि सैनिक तख्ता पलट कर दिया। सैनिक तख्ता पलट करने के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया, उखाड़ फेंका। यानी कि जो लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा जो सरकार बनी थी उसको उन्होंने क्या किया, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर लिया। जो लोकतंत्र के द्वारा जो सरकार चुनी गई थी उसको हटा के अपने आप को उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति घोषित कर लिया। और 2002 में जनमत संग्रह करवाया। 2002 में जनमत संग्रह करा के अपना जो कार्यकाल था उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। अब उन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकारी संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों पे क्या किया, आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। मतलब ये कि जो मीडिया थी, जो मानवाधिकार संगठन थे, इन लोगों ने आरोप लगाया कि जो जनमत संग्रह राष्ट्रपति ने कराया है, मतलब कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो ये जनमत संग्रह कराया है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। और इस आर्डर के अनुसार क्या हुआ कि राष्ट्रपति अब प्रांतीय असेंबलियों को और राष्ट्रीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। यानी कि राष्ट्रपति जो परवेज़ मुशर्रफ थे, पहले तो वो राष्ट्रपति के पद पे बन गए, जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा लिया और संविधान को भी बदल डाला, जिसके अनुसार अब राष्ट्रपति प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों को भी भंग कर सकता था। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी। इसके ज़्यादातर सदस्य क्या होते थे, फौजी अधिकारी थे। अब उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर जो अधिकारी थे वो कहाँ से उन्होंने लाया, फौजी अधिकारियों को शामिल कर लिया। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। बाद में क्या किया गया, जब कानून पास हो गया तो प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुनाव कराए। इस प्रकार पाकिस्तान में क्या हुआ, चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधि, जो चुनाव भी हुआ और जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको भी अधिकार मिले। लेकिन सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में थी, सेना के अधिकारी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में चली गई। तो सत्ता थी किसके हाथ में चली गई, सेना प्रमुख के हाथ में चली गई। तो जैसा कि हमने लोकतंत्र की परिभाषा में क्या पढ़ा है कि लोकतंत्र की परिभाषा की ये विशेषता होती है कि जो सत्ता होती है वो किसके हाथ में होती है, जिसको आम जनता चुनती है। आम जनता जिसको चुनती है सत्ता उसके हाथ में होती है। जैसे कि हम अपने आसपास के संसद को चुनते हैं, अपने आसपास के
विधायक को चुनते हैं तो सत्ता उनके पास होती है। हम ग्राम प्रधान को चुनते हैं, हम वोट देते हैं, ग्राम प्रधान में कोई भी जीतता है तो सत्ता उनके पास चली जाती है। तो लेकिन यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि सत्ता व्यक्ति द्वारा चुने गए सरकार के हाथ में थी। सत्ता उससे हट के कहाँ चली गई? परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में चली गई, जिसको जनता ने नहीं चुना था। उन्हें किसने चुना? वो स्वयं अपने आप को स्वयं के द्वारा वह प्रधान बने थे, राष्ट्रपति बने थे, उन्हें जनता ने नहीं चुना था। तो सत्ता किसके हाथ में चली गई? सैनिक अधिकारी के हाथ में चली गई। सत्ता पे किसका अधिकार हो गया? सैनिक शासन हो गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये विवाद या अपवाद हो सकता है कि अगर कहा जाए कि जो लोकतंत्र की विशेषता है उसमें जो फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। ये भारतीय जो लोकतंत्र है, जो पूर्ण लोकतंत्र होता है, जैसे भारत एक पूर्ण लोकतंत्र में इसे कहा जा सकता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ये अपवाद देखने को मिले, जैसे पाकिस्तान में। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो सत्ता थी वो सरकार के हाथ में न जाकर, यानी कि जिसने जनता ने चुना था उसके हाथ में न जाकर, जो सत्ता थी किसके हाथ में चली गई थी? सत्ता पाकिस्तानी जो सैनिक शासन था उसके हाथ में चली गई थी। तो हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता जो पहुँचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। वो क्या हुआ? यहाँ पे अपवाद बन गया, यह गलत साबित हो गया। पाकिस्तान ने क्या किया? उसे गलत साबित कर दिया। क्योंकि हम अपने देश में देखते हैं कि हम जिसे हमारा देश भी लोकतंत्र है, तो हम अपने देश में क्या देखते हैं कि जिसे हम चुनते हैं पूरी शक्ति उन्हीं के हाथ में होती है, वही निर्णय लेते हैं। अंतिम निर्णय कौन लेता है? वही नेता लेते हैं, वही जो प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, जिसको जनता चुनती है। लेकिन यहाँ पे जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास चला गया था? सैनिक शासक जो थे परवेज़ मुशर्रफ, जो सरकार को तख्ता पलट करके, सरकार को हटा करके अपने देश का राष्ट्रपति बन गए थे, उनके हाथ में चली गई थी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये लोकतंत्र की जो परिभाषा थी उसमें अपवाद आ गया। अब दूसरा जो है पॉइंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ये है दूसरा पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकतंत्र की परिभाषा होती है वो क्या होता है? लोकतंत्र की परिभाषा में एक पॉइंट होता है, विशेषता होती है। लोकतंत्र की विशेषता में एक ये पॉइंट होता है कि जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है। मतलब कि चुनाव को स्वतंत्र रूप से कराया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर वो उस योग्य है तो चुनाव लड़ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर चुनाव लड़ने के वो योग्य है तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब दूसरा मैं उदाहरण दूंगा आपको चीन की संसद से संबंधित, चीन में हुए चुनाव से संबंधित। तो जो चीन की संसद थी, चीन की संसद का क्या नाम था? चीन की संसद का नाम था कवांगुई रेममिन दाइवियाओ दावी, जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। चीन की संसद को हिंदी में क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जन संसद। तो ये चीन की संसद थी, राष्ट्रीय जन संसद। तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के लिए चुनाव होते थे। जो चीन में चुनाव होता था वो कितने वर्ष के लिए होता था? 5 वर्ष के लिए चुनाव होता था। और संसद ही क्या करती थी? राष्ट्रपति की नियुक्ति करती थी। संसद राष्ट्रपति की नियुक्ति करती थी। पूरे चीन में 3000 सदस्य आते थे। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती थी। और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब यहाँ पे देखिए, जो चुनाव होता है, लोकतंत्र की विशेषता क्या होता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है अगर वह योग्य है तो। किसी भी पार्टी से वह सदस्य कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है अगर वो इस योग्य है तो। लेकिन चीन में क्या होता था? 2002-3 में चीन में क्या होता था? 2002 और 3 के दौरान क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है तो जो चीन की एक मुख्य पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसका शासन है, उससे क्या लेना पड़ता था? उससे अनुमति लेना पड़ता था। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे अनुमति लेने के बाद ही वह चुनाव लड़ सकता था। और जो सरकार भी बनती थी वह हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती थी। कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना, किसी पार्टी को चुनाव लड़ना, तो पहले उसे कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो चुनाव जीतेगा, कौन जीता था? हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव
जीतती थी। तो 1900 अब इसका एक और उदाहरण मैं दूंगा 1930 का। 1930 में क्या हुआ था? 1930 ईस्वी में मैक्सिको में 1930 में मैक्सिको जब आज़ाद हुआ तो 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे। 1930 में मैक्सिको में 6 वर्ष बाद, उसकी आज़ादी के 6 वर्ष बाद चुनाव कराए जाते थे। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आई थी। जैसे अब पाकिस्तान में आई ना फौजी शासन, सैनिक शासन, परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बने, लेकिन मैक्सिको में इस प्रकार की कभी भी घटना नहीं हुई थी, ना ही तानाशाही आई थी, ना ही फौजी शासन आई थी। लेकिन सन 2000 में क्या हुआ? 2000 में हर चुनाव में पीआरआई नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। यानी कि 2000 तक हर चुनाव में, मैक्सिको में सन 2000 तक हर चुनाव में एक ही पार्टी चुनाव जीती थी, पीआरआई, उसी को हमेशा जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। जैसे चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीतती थी, उसी प्रकार से मैक्सिको में हमेशा पीआरआई पार्टी ही चुनाव जीतती थी, जिसे क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो वही चुनाव जीतती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल जीत हासिल करके पीआरआई जो थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। यानी कि पीआरआई पार्टी चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाती थी। अब उस हथकंडे में हम क्या कर सकते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को वोट देने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे चुनाव, स्वतंत्र चुनाव होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को अपने अपने स्वतंत्रता से चुनाव में मत दे सकता है, अपने हिसाब से, जिसमें जिसका वह दिलचस्पी हो, यानी कि जिस पार्टी से वो संबंधित हो किसी को भी चुनाव में वोट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुई? पीआरआई पार्टी ने क्या किया? ज़बरदस्ती हर व्यक्ति से वोट अपने पार्टी को दिलवाया। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। यानी कि पार्टी की जब बैठक होगी, पीआरआई पार्टी की बैठक होगी, तो जो भी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं उन्हें पार्टी की बैठक में जाना होगा। और क्या करती थी ये पीआरआई पार्टी? सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। अब पीआरआई पार्टी क्या करती थी? जो भी छात्र के स्कूल के छात्र हैं या स्कूल के जो टीचर होते थे, वो अपने अपने छात्र छात्राओं से क्या कहते थे कि अपने माँ बाप से कह देना कि पीआरआई को ही वोट डालेंगे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। और यहाँ तक कि जो मीडिया थी वो सिर्फ विपक्षी दलों की क्या करती थी? आलोचना करती थी, उनकी कमियाँ निकालती थी। जो शासन की कमी थी उसके बारे में भी क्या कहते हैं कि मीडिया भी कुछ बोलती नहीं थी। तो इस प्रकार की कमियां क्या होती थी? मैक्सिको में और चीन में देखने को मिली। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिको में लोकतंत्र है, पूर्ण लोकतंत्र है, या चीन में पूर्ण लोकतंत्र है, क्योंकि ये जो परिभाषा है लोकतंत्र की, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, वो न तो मैक्सिको में देखने को मिली और न ही चीन में देखने को मिली। क्योंकि चीन में ही एक ही पार्टी चुनाव जीतती थी और मैक्सिको में ही एक ही पार्टी चुनाव जीतती थी। और पार्टियों से क्या लेना पड़ता था? अनुमति लेना पड़ रहा है कि इनको चुनाव में भाग लेना है। तो इस तरह से ये क्या हुआ? ये जो परिभाषा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का, वो तो न तो मैक्सिको ने उसको सही साबित किया और न ही चीन ने उसको सही साबित किया। तो ये जो परिभाषा है वो पूर्ण लोकतंत्र जहाँ पे होता है उसके लिए ये परिभाषा हम कह सकते हैं। ये इस तरह से चीन या मैक्सिको में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। इसके अलावा चीन में क्या हुआ? चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है। मतलब ये कि लोगों का जो शासक दल होता है उनके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। यानी कि जो शासक दल के लोग जिसको कहेंगे कि वोट डालना है वही वोट डाल सकता है, हर व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। तो क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये मनपसंद चुनाव, हम अपने मन से वोट डालेंगे? नहीं। तो चीन ये क्या कर चीन में ये अपवाद दिखाई दिया। इसी तरह से मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता है। कहने को तो ये है कि वहाँ पे कई पार्टियां चुनाव में भाग ले रही हैं, लेकिन वोट किसको देना है? वोट सिर्फ पीआरआई को देना है, पीआरआई को ही वोट देना है। ज़बरदस्ती पीआरआई पार्टी के लोग वोट डलवाते थे, सबको क्या करते थे? दबाव बनाते थे कि वो पीआरआई को ही वोट डालें। तो
किसी भी तरह वहाँ शासन दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ एक चुनाव निष्पक्ष नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे चुनाव जो होता है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, न ही चीन में न ही मैक्सिको में। चीन की सरकार, एक ही पार्टी चीन में भी सरकार बनाती है कम्युनिस्ट पार्टी, और एक ही पार्टी मैक्सिको में भी सरकार बनाती है PRI पार्टी, क्योंकि ये लोग डरा कर धमका कर लोगों से अपनी पार्टी को वोट डालने के लिए विवश करते हैं। जबकि स्वतंत्र चुनाव में ऐसा नहीं होता। स्वतंत्र चुनाव में, एक पूर्ण लोकतंत्र में अगर स्वतंत्र चुनाव है तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को वोट दे सकता है जिसमें उसका मन हो, जिस पार्टी को वो पसंद करे उसको वोट दे सकता है। जबकि चीन और मैक्सिको में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इन देशों में ज़बरदस्ती वोट डालने के लिए विवश कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोकतंत्र को अपनी समझ में अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। मतलब कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है। चुनाव करा दिया तो वो लोकतंत्र नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों को चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई लोकतंत्र है तो ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी चुनाव जीते, डरा धमका कर वो चुनाव जीत रहे, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं कर सकते। लोकतंत्र तब कहेंगे पार्टियां बहुत सारी हों, स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ें और फिर जाके एक पार्टी चुनाव जीते, तब हम उसे लोकतंत्र कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दो पार्टी चुनाव लड़ी लेकिन हमेशा जीत किसकी हो रही है, एक ही पार्टी को हो रही है, तो इसे हम लोकतंत्र नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के पास विकल्प रहना चाहिए कि चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। यानी कि अगर कई पार्टियां हैं, कभी ये अगली पार्टी सरकार बनाई, कभी कभी अगली पार्टी सरकार बनाई, तब जाके ये लोकतंत्र हो सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि अगर एक ही पार्टी चुनाव जीतती रहेगी तो वह क्या होगा, बस जो शासन होगा वो निरंकुश शासन की तरह हो जाएगा, वो अत्याचारी शासन हो जाएगा। उस शासन में कितनी भी गलतियां होंगी, वही शासक वही पार्टी हमेशा चुनाव जीतेगी, तो मनमानी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। यानी कि चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, स्वतंत्र रूप से वह चुनाव लड़ने के अधिकारी हो, उसको कोई बाध्य न कर सके कि वह चुनाव न लड़ सके। अब अगला पॉइंट है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। इसका मतलब ये होता है कि अगर लोकतंत्र है तो हर व्यक्ति, पहले नंबर लोकतंत्र है तो एक निश्चित उम्र होती है वोट देने की। जैसे भारत में कितना है, 18 वर्ष। 18 वर्ष से उम्र ऊपर का कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है, अगर वह मत देने के योग्य है तो। यानी कि पागल या दिवालिया नहीं है और भारत का नागरिक है तो वह वोट दे सकता है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग वोट दे सकते हैं और सबके वोट का मूल्य बराबर होता है। यानी कि गरीब के वोट का मूल्य भी एक ही वोट का लाएगा और धनवान के वोट का मूल्य भी एक ही मूल्य होगा। यानी कि दोनों के जो वोट होंगे एक एक ही होंगे। ये नहीं कि धनवान व्यक्ति के वोट का मूल्य ज़्यादा होगा, गरीब के वोट का मूल्य कम होगा, सबका मूल्य एक बराबर होगा। तो ये परिभाषा, ये विशेषता होती है कि सबका जो वोट होता है एक बराबर होता है। तो इसमें भी कुछ कमियां थी जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष होता है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार से जुड़ा होता है। यानी कि वयस्क व्यक्ति वोट दे सकता है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर हो चुका वह वोट दे सकता है। लेकिन इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। सबको मत देने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि वयस्क होने के बावजूद भी उनको मत नहीं देने दिया गया। ऐसा कानून बनाया गया कि वो मत नहीं दे सकते। जिसमें पहला क्या है, पहला है 2015। इसमें पहला है 2015 सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या होता है, 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सऊदी अरब में 2015 तक औरतें वोट नहीं दे सकती थी। तो यह जब औरतें भी 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वहाँ का नागरिक, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, 18 वर्ष से ऊपर वो मत दे सकता है। लेकिन सऊदी अरब में 2015 तक ऐसा नहीं था, औरतें मत नहीं दे सकती थी। फिर एस्टोनिया था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ के नागरिकों के लिए नियम इस प्रकार बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं हो गया, मुश्किल होगा। यानी कि जो रूस के एस्टोनिया में अगर रूस के लोग होंगे, अल्पसंख्यक रूसी लोग जो एस्टोनिया में रहते होंगे, वह भी मतदान नहीं दे सकते। इसी प्रकार से फिजी की चुनाव प्रणाली में मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूलवासियों से
मतलब कि फिजी का अगर कोई नागरिक है तो फिजी में जो वो वोट दे रहा है वह भारतीय नागरिक अगर फिजी का रहने वाला है, यानी कि भारत से जाके वो फिजी में रह रहा है, तो उसके वोट का मूल्य फिजी के वोट के मूल्य के बराबर रहेगा। यानी कि जो फिजी का प्राचीन समय से रहने वाला जो नागरिक है, काफ़ी समय से रह रहा है, बचपन से रह रहा है, उसका वोट का मूल्य और भारत का जो बाद में जाके फिजी में रहने वाला है उसके वोट का मूल्य एक बराबर नहीं होगा। तो ये हो गए लोकतंत्र की कुछ अपवाद। ये लोकतंत्र की पूर्ण विशेषता नहीं होगी, ये लोकतंत्र का अपवाद कहलाएगा। क्योंकि लोकतंत्र की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि सबका वोट एक बराबर होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर वो उस देश का नागरिक है, वो गरीब हो या अमीर हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके वोट का मूल्य एक बराबर होता है। तो न तो ये एस्टोनिया ने साबित किया, न ही फिजी ने, और न ही सऊदी अरब में। सऊदी अरब में स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, तो एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यकों को मत देने का अधिकार नहीं था, और फिजी में भारतीयों के वोट का मूल्य फिजियों के वोट के मूल्य के बराबर नहीं था। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की ये मुख्य विशेषताएं हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ये पूर्ण लोकतंत्र की विशेषता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि न तो चीन में, न तो मैक्सिको में, न तो पाकिस्तान में, न तो फिजी में, न तो एस्टोनिया में ये कारगर साबित हुई हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इन देशों में, पाकिस्तान, चीन, एस्टोनिया, फिजी, इन देशों में या मैक्सिको, इन देशों में पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। तो आज का जो टॉपिक था लोकतंत्र की विशेषताओं के कुछ अपवाद, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अपवाद जो थे, ये तो पूर्ण विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, लेकिन ये इन देशों में ये अपवाद पाए जाते हैं। इन देशों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र पूर्ण रूप से नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर का ये पॉइंट जो था, मुख्य पॉइंट, वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।